हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और हमेशा की तरह कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हर तरह से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको ज़्यादा बड़ा नहीं है पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, 3-4 पॉइंट ऐसे हैं कि क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके। तो छोटा सा पार्ट हमारा इंडियन पॉलिटी का, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमारे पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, पार्ट 4A में है और आर्टिकल 51A में। तो क्योंकि ये ऐड हुआ था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको हम लोग प्यार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसमें लाया गया था। किसके रिकमेंडेशन पे लाया गया था, ये क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि कब लाया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया था। जब इसको लाया गया स्टार्टिंग में 1976 में, तो इसमें 10 ड्यूटीज़ थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ठीक है, और 11th ड्यूटी was added by the 86th Amendment Act 2002। तो जो 11th ड्यूटी, अब 11 ड्यूटीज़ हैं देखा जाए तो। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो प्रेजेंटली 11 ड्यूटीज़ हैं। ठीक, और 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको जोड़ा गया 11th। वो हम लोग देखते हैं आगे 11 ड्यूटी क्या जोड़ी गई है। और इसको जो लिया गया है वो USSR कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, जो आज का टूट के रशिया हम लोग उसको बोलते हैं मेन कंट्री। तो रशिया से बेसिकली कह सकते हैं, या तो उस समय का USSR। तो इसका कॉन्सेप्ट तो देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन हो गए कि 11 ड्यूटी कब आई है। वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आई है। शुरुआत में कितनी थी, 10 थी, अब 11 हो गई हैं। किसके रिकमेंडेशन पे आई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको इंक्लूड किया गया था। तभी देखिए पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में इसको रखा गया है। ठीक, और USSR कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। तो कॉन्सेप्ट ये था, आप थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि ये ड्यूटीज़ क्यों लाई गई, ड्यूटीज वाई, इसको क्यों लाया गया, क्या कॉन्सेप्ट के पीछे। तो कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि हर एक स्टेट में लोग रहते हैं, तो लोगों को कुछ राइट दिए गए हैं जिनको हम लोग कहते हैं, अब अभी जो हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे पार्ट 3 में है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जब आपके अधिकार हैं, जब आपके राइट्स हैं, तो आप खाली मजे मजे तो नहीं कर सकते ज़िंदगी में। आपकी कुछ ड्यूटी भी बनती हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल केक खाना चाहते हैं, ये आपका अधिकार है, तो आपकी ड्यूटी ही बनती है कि आप पैसे कमाएं और फिर जाके अपने राइट क्लेम करें पैसे कमा के केक लेने में। तो कॉन्सेप्ट यही था कि अ मैन हैज़ राइट्स विच ही enjoys, so he must also have duties which he should oblige and should do on his behalf as a citizen of the country। तो ड्यूटीज़ भी जरूरी हैं एज राइट्स, खाली राइट्स होना जरूरी नहीं है। राइट्स आपको प्रिविलेज देते हैं या तो आपको फ्रीडम देते हैं वो काम करने का, और ड्यूटीज़ भी आपको अकाउंटेबल ठहराते हैं, बाध्य करते हैं कि आप वो काम करिए बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये दोनों अगर बात जब भी राइट्स की आएगी तो ऑटोमेटिक ड्यूटीज़ साथ में चिपक के चला आएगा, या तो जब बात आएगी ड्यूटीज़ की तो राइट्स ऑटोमेटिक चिपक के चला आएगा उसके साथ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कॉइन होता है तो 2 पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। तो वैसे ही है, कॉइन एक है, अगर फंडामेंटल
ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स का कॉइन अगर होता तो राइट्स एक तरफ होते और ड्यूटीज एक तरफ होती कॉइन में। तो दोनों पार्ट एंड पार्शल हैं लाइफ के, रियलिटी में भी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। जो मेकर्स थे उन्होंने ध्यान रखा कि इसको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि खाली ड्यूटीज़ दे के आदमी को हम थका नहीं सकते, और खाली राइट्स दे के उसको हम घमंडी नहीं बना सकते, उसको ऊपर नहीं कर सकते। तो बैलेंस जरूरी है, जस्ट लाइक सीसॉ जो झूला होता है कि एक तरफ ड्यूटीज़ है आपका और एक तरफ राइट्स है आपका, बैलेंस जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों होने बहुत ज़रूरी हैं। चलते हैं आगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हमने बात करी, किस रिकमेंडेशन से आया, कब लाया गया उसको, ओरिजिनल में कितने थे, 10 थे, फिर 11 हो गए हैं, और उसको कब जोड़ा गया तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जिसको जोड़ा गया, और यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से उसको लिया गया है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या। तो अगर देखा जाए तो मतलब आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक, आप इसको रट नहीं सकते, लेकिन इसको आप अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको जब पेपर में ऑप्शंस भी आता है निगेट करने के लिए, तो आप आराम से निगेट कर ले जाएंगे कि हाँ ये ड्यूटीज हो सकती है, और बाकी तो बहुत वेग ऑप्शन देते हैं। तो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जाहिर सी बात है, एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स, आराम से जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, आपका सोवरेनिटी, रिपब्लिक, सेकुलर तो होता है, जो इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, जाहिर सी बात है इसको आपको ड्यूटी है आपको करना। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जाहिर सी बात है लोगों को मोटिवेट करना, चेरिश करना, कि आज़ादी हमको बहुत लड़के मिली थी, फॉलो करना नोबल आइडियल्स जो थे उस समय के, जो इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो उनसे सीखना, अपने जो हीरोज़ थे फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल के, तो उनसे सीखना, उनके आइडियाज़ को अपनाना लाइफ में, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़रूरी बन जाता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो ये सब जो भी अच्छी कहते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ थी किसी की भी, तो उससे कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी होता है। तो इसकी बात करता है हैपेल्ड करना, हैपेल्ड मतलब उसको बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना, सोवरेनिटी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी कंट्री के लिए यूनिटी ये बहुत ज़रूरी है, और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड करना, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि भाई खाली आर्मी की वर्दी पहन के नहीं, ऐसे भी नेशनल सर्विस रेंडर कर दीजिए अपना, एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते आप अपनी सर्विस रेंडर कर दीजिए, ठीक है। और जब आर्मी में कभी ऐसा आपातकाल पड़े, इमरजेंसी पड़े, तो आप वहाँ भी जाने के लिए तैयार रहिए। प्रमोट हारमनी, जाहिर सी बात है कि बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, इसमें डर नहीं सकते आप। प्रमोट हारमनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाई हम यही चाहते हैं कि कॉमन ब्रदरहुड हो, सब धर्म एक साथ मिल के रहें देश में जितना पॉसिबल हो सके। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practice derogatory to the dignity of women, women की रिस्पेक्ट करना, दूसरे के लैंग्वेज, रीजन, सेक्शन, डाइवर्सिटी, कास्ट, क्रीड, कलर, जो हम आर्टिकल 15 में पढ़ते हैं 5 पॉइंट, तो रिलीजन सबको ध्यान रखते हुए किसी को कुछ ऐसा नुकसान न करना, ठीक है। और वैल्यू and preserve the rich heritage of the country's composite culture, जाहिर सी बात है जो हमारा कल्चर हमारे देश का उसको बचाना, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये तो आज का बहुत ज़्यादा डिमांड है, SDG गोल्स हैं उसके लिए इतने प्रोटोकॉल्स, मीटिंग्स हुई हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लाने के लिए, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। कंपैशन होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, दूसरे को दुखों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, और उनके दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, तर्क होनी चाहिए बातों में, तो मतलब इरेशनल ना हो, ह्यूमनिस्टिक हो,
स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यूनिफॉर्म हो, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस होना चाहिए, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement। तो एक्सेलेंस के पीछे भागना चाहिए, ठीक है ना। स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, कलेक्टिव और इंडिविजुअल को एक्सेलेंस के पीछे भागना चाहिए, ताकि देश एक एक आदमी अगर एक्सेलेंस के पीछे भागेगा तो कलेक्टिवली पूरा नेशन स्टेट भी एक्सेलेंस के पीछे भाग जाएगा या भागने लगेगा। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल सबका राइज होगा, ठीक है। और जो 11 ड्यूटी जो हम बात कर रहे थे, ये आखिरी पॉइंट देखिए जो ऐड हुआ है 86 अमेंडमेंट एक्ट, पीछे आता हूँ 2002 में, वो ये कहता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हु इज द पेरेंट और गार्जियन, जो भी चाहे लीगल गार्जियन हो चाहे गार्जियन हो उसका, ठीक, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड और वार्ड एज द केस में भी। तो पूरी अपॉर्चुनिटी जो भी इसका गार्जियन हो पेरेंट हो वो अपने चाइल्ड को देगा, चिल्ड्रन को देगा, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। जैसा भी केस हो, पढ़ने से वो नहीं रोकेगा अपने बच्चे को, या किसी का लड़का हो तो उसको अगर वो गार्जियनशिप उसका लिया है या पेरेंट है उसका, तो उसको पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। जो सरकार की स्कीम जो आती है उसका फ़ायदा लाभ उठा के वो अपने लड़के को या जो भी उसको लड़का है उसको पढ़ाने की वो कोशिश करेगा और आगे ले जाने का प्रयास करेगा। तो ये थे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़, इतना ही है। ये क्वेश्चन बनते हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, कभी कभी आ जाते हैं, बहुत टफ पेपर बनाना होता है तो, नहीं तो पहले स्लाइड में ही काम ख़त्म हो जाता है इसका। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको कंसीडर करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।